वेलकम टू PSIR क्लासेस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जॉन लॉक की। तो जिस तरह से मैंने दूसरे वीडियोस में बात की हैं बाकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की, लाइक थॉमस हॉब्स की, कार्ल मार्क्स की या प्लेटो की, तो आज हम बात करते हैं जॉन लॉक की। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, MCQ सीरीज़ में, हम अहम MCQs इवालुएट करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के मुतलिक। तो पहले हम जॉन लॉक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ब्रीफली, उसके बाद उनके कुछ अहम MCQs हम इवालुएट करते हैं। सो लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल हु एक्चुअली जॉन लॉक वाज। तो जॉन लॉक जो थे ना, जॉन लॉक एक अहम इंग्लिश स्कॉलर रहे हैं या फिलासफर रहे हैं 17th सेंचुरी के। तो 17th सेंचुरी के एक अहम फिलासफर रहे हैं जिनका बर्थ होता है कहाँ पर, इंग्लैंड में 1632 में। 1632 में उनका जो जन्म होता है वो होता है इंग्लैंड में, और फिर 1704 में, 1704 में उनका डेथ हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक वाज एक्चुअली है prominent scholar या prominent philosopher of 17th century who belonged to actually England. English, an important English, a prominent English philosopher or scholar of 17th century. तो ये है जॉन लॉक का पोर्ट्रेट। अक्सर आपने देखा होगा बुक्स पे या ऑन मीडिया एज वेल। ये जॉन लॉक का पोर्ट्रेट जहाँ पर दिख रहा है, ये जॉन लॉक का पोर्ट्रेट। अब हम उनके अहम कंट्रीब्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट टू नो। जॉन लॉक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन कौन से थियरीज या कंसेप्ट उन्होंने नए दिए हैं जो एड ऑन हुए इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या इन द लिटरेचर, वो हम जानते हैं। उससे एक्चुअली को आपको एक कंटेक्स्ट बनेगा और आपको MCQs इवॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो पाएगी। तो पहला जो है दैट इज़ ही बिलोंग्स टू सोशल कंट्रेक्चुअल ट्रेडिशन और स्कूल। तो जॉन लॉक भी बिलोंग कर रहे थे किसको, सोशल कंट्रेक्चुअल स्कूल को या ट्रेडिशन को। यानी कि हॉब्स की तरह जॉन लॉक भी बोल रहे थे कि जॉन लॉक भी क्या कह रहे थे कि स्टेट जो है ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि स्टेट वजूद में आई थ्रू ए कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक कह रहे हैं कि स्टेट जो है एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। इस स्टेट को बनाया है लोगों ने, जो लोग रहते थे स्टेट ऑफ नेचर में, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रहते थे उन्होंने आपस में कंट्रैक्ट किया और स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। तो इस तरह से जॉन लॉक भी बिलीव कर रहे थे लाइक हॉब्स कि स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो वजूद में आई थ्रू ए कंट्रैक्ट। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर सेकंड, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म। जॉन लॉक जो है इसको कहते हैं हम फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बिकॉज जॉन लॉक जो है वो इंडिविजुअल राइट्स पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था। ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअल राइट्स। स्टेट एक्चुअली वजूद में आ गई स्पेशली बिकॉज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेचुरल राइट, दैट इज़ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उनकी सिक्योरिटी के लिए एक्चुअली स्टेट वजूद में आ गई, और इनकी सिक्योरिटी चूँकि इंश्योर नहीं हो पा रही थी इन द स्टेट ऑफ नेचर, दैट्स वाई स्टेट वजूद में आ गई टू इंश्योर दीज राइट्स। उसमें सबसे अहम राइट वो बोल रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो वो कह रहे हैं, तो दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज ए फादर ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल। तो फादर ऑफ लिबरलिज्म यानी कि ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स या इंडिविजुअलिज्म, as well as he gave due emphasis to a right to possession, a right to property. That's why a right to contract to be. That's why we also known him as the father of capitalism as well. Now moving to point number third, he put forth concepts like night watchman state, limited state, a laissez-faire state, tabula rasa. पहले हम ये तीन देखते हैं, ये तीन कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। ही पुट फोर्थ कंसेप्ट्स लाइक लिमिटेड स्टेट। तो लिमिटेड स्टेट कंसेप्ट उन्होंने दिया जिसको हम कहते हैं नाइट वॉचमैन स्टेट का भी। हमने कहा कि स्टेट जो है, स्टेट के दो ही फंक्शन होने चाहिए। वन इज़ टू डिफेंड द बॉर्डर्स एंड सेकंड इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इंटरनली। बाकी जो अफेयर्स होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स या सोशल अफेयर्स, वो खुद करेंगे मैनेज कौन, वेदर मार्केट और बाय इंडिविजुअल्स देमसेल्फ। तो स्टेट वहाँ पर इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो स्टेट को लीस्ट पावर्स दे रहे हैं। दैट्स वाई वी से दैट ही पुट फोर्थ कंसेप्ट ऑफ नाइट वॉचमैन स्टेट या लिमिटेड स्टेट, या जिसको हम पुलिस स्टेट भी कहते हैं, या जिसको हम कभी कभी लेज़र-फेयर स्टेट भी कहते हैं। लेज़र-फेयर इज एक्चुअली टर्म, French term, which means that when state have least powers, we can say that that particular state is called as laissez-faire state. So unlike socialist state or communist state, John Locke believes in the laissez-faire state, a limited state, and night watchman state, where state have least powers, where state shall not intervene uh, too much in the internal affairs of an individual, whether social, that is social domain, economic domain, or that is cultural domain. अब हम उसके और कंसेप्ट की बात करते हैं। अनदर कंसेप्ट ही पुट फॉर इज टेबुला रसा। टेबुला रसा मतलब हो गया कि वो बिलीव करना है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है,
एक ही कम्स विद नो इनेट आइडियाज़ फ्रॉम द मदर्स वोम्ब। जब वो पैदा होता है एक बच्चा तो उसका जो दिमाग होता है दैट इज़ एक्चुअली लाइक ए क्लीन स्लेट। एक कंसेप्ट लाइक टेसिट कंसेंट की वो बात कर रहे हैं। जब वो सोशल कंट्रैक्ट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली ही बिलीव इन द नेचुरल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स का भी एक चैंपियन था कौन? जॉन लॉक। वो कह रहा था कि नेचुरल राइट्स की सिक्योरिटी के लिए, नेचुरल राइट्स को इंश्योर कराने के लिए ही एक्चुअली स्टेट वजूद में आ गई। और वहाँ पर वो 3 नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। नंबर 4, he was a great advocate of political sovereignty, toleration and constitutionalism। तो जॉन लॉक एक ग्रेट एडवोकेट था, एक ग्रेट एक्सपोनेंट था किसका? पॉलिटिकल सॉवरेंटी का। बिकॉज ही गेव द हैंड्स ऑफ पीपल। तो लोगों के हाथ में उन्हें पावर दिया और राइट टू रेवोल्यूशन भी दिया, या राइट टू रेवोल्यूशन भी दिया। अगर गवर्नमेंट फेल हो गई इन सिक्योरिंग द नेचुरल राइट्स और इन सिक्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो लोगों को हक है कि रिवोल्ट भी कर सकते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी। सिमिलरली उन्हें बहुत ज़्यादा जोर दिया टॉलरेशन पर। सोसाइटी में जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो उनकी ताएँ जो हमारी टॉलरेशन है उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा जोर दिया। वेदर दैट इज़ रिलीजियस टॉलरेशन, इट इज़ सोशल टॉलरेशन और अदर टॉलरेशन, तो उस पर उन्हें खासा जोर दिया। इसके साथ साथ वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर। कॉन्स्टिट्यूशन अगेन बात आती है किसकी? स्टेट के कितने पावर्स होने चाहिए। जॉन लॉक सेज दैट देयर शैल बी रूल ऑफ लॉ मस्ट बी अपहेल्डेड। यानी कि वहाँ पर क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ, जिसको हम कहते हैं कि actually there shall be a written constitution, as per that constitution a state shall govern its subjects। तो इस तरह से these are the main concepts of जॉन लॉक। तो आज जो हमने concepts इसमें पढ़े वो यही हैं briefly। So these are the main concepts put forth by John Locke और theories of John Locke, जिसमें हमने पढ़ा कि वो सोशल कंटेक्चुअल स्कूल या थेरी को बिलोंग करते हैं। इस तरह से वो फादर ऑफ लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म भी हैं। सिमिलरली ही वाज एडवोकेट ऑफ नाइट वॉचमैन स्टेट और स्टेट विद लीस्ट पावर, जिसको हम लिमिटेड स्टेट भी कहते हैं, लेज़-फेयर स्टेट भी कहते हैं। सिमिलरली ही बिलीव्स इन टेबुला रासा कंसेप्ट, टेसिट कंसेप्ट एंड ही वाज चैंपियन ऑफ नेचुरल राइट्स। इसके साथ साथ वो ग्रेट एडवोकेट थे किसके? पॉलिटिकल सॉवरेंटी के भी, टॉलरेशन के भी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के भी। अब हम बात करते हैं उनके कुछ अहम MCQs की। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ लॉक माइनस गॉड इक्वल्स हॉब्स देन हॉब्स प्लस गॉड इक्वल्स लॉक, हु स्टेटमेंट इज दिस? है कि इफ लॉक माइनस गॉड इज इक्वल टू हॉब्स और हॉब्स प्लस गॉड इक्वल्स लॉक। अगर लॉक माइनस गॉड है हॉब्स के बराबर तो हॉब्स प्लस गॉड है लॉक के बराबर। ये किसने कहा है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डेविड गॉथियर। डेविड गॉथियर ने कहा है, क्या कहा है कि इफ लॉक माइनस गॉड इक्वल्स हॉब्स देन हॉब्स प्लस गॉड इक्वल्स लॉक। तो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डेविड गॉथियर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2nd, which of the following statement about John Locke is incorrect? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन लॉक इज नोन एज फादर ऑफ लिबरल ट्रेडिशन, ये सही है। ही विटनेस्ड ग्लोरियस रिवोल्यूशन एंड रिमेन्ड इन एग्जाइल इन हॉलैंड फॉर दैट पीरियड, ये भी सही है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन जो 1688 में आया ना, वो उन्होंने खुद विटनेस किया। वहाँ पर उन्होंने जो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर देखा फ्राम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, तो वहाँ से उनको रियलाइज़ हुआ मैन जो है एक रेशनल है, ही कैन डिलीवर मॉरल प्रोग्रेस, और वो रेशनल है, रीजनेबल हैं। अनलाइक हॉब्स जो बोलते हैं कि मैन जो हैं वो ईगोइस्टिक हैं, या मैन जो है वो quarrelsome हैं, या मैन जो है विकड हैं। लॉक का जो व्यू पॉइंट था ह्यूमन नेचर के मुतालिक, वो बिल्कुल अपोजिट था हॉब्स के बरक्स। हॉब्स का नेगेटिव था, लॉक का पॉजिटिव था। तो ये भी सही है ऑप्शन नंबर 2nd। मूविंग टू ऑप्शन नंबर 3rd, ही बिलोंग टू सोशल कंट्रेक्चुअल ट्रेडिशन, ये भी सही है, बिकॉज ही बिलीव दैट स्टेट केम इनटू एक्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 4, ही एग्रीड विद हॉब्स सो फार एज ह्यूमन नेचर इज कंसर्न्ड, नो ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो 4 इज द राइट आंसर। ही डिड नॉट एग्री विद हॉब्स सो फार एज ह्यूमन नेचर कंसर्न्ड, सो यही आउट हो जाएगा और यही इनकरेक्ट भी है। सो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। Now moving to question number 3rd, which of the following book is written by John Locke to justify glorious revolution? ग्लोरियस रिवोल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए जॉन लॉक ने फॉलोइंग में से कौन सी बुक लिखी, कौन सी वर्क लिखी अपनी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है, इसमें जॉन लॉक ने जस्टिफाई किया ग्लोरियस रिवोल्यूशन को, कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन का जो एक्ट था जिसमें पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ,
वो एक सही एक्ट था, वो एक सही एक्ट था, फेयर एक्ट था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ जॉन लॉक। फॉलोइंग में से कौन सी बुक या वर्क जॉन लॉक ने नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सिस्टम ऑफ थियोलॉजी, ये जॉन लॉक ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सेकंड, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये भी जॉन लॉक ने लिखी है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, ये भी जॉन लॉक ने लिखी है। सोशल कंट्रैक्ट जो बुक है ना, ये एक्चुअली रूसो ने लिखी है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सोशल कंट्रैक्ट, विच इज एक्चुअली वर्क ऑफ रूसो। Now moving to question number 5, which of the following statement about John Locke is incorrect? John Locke's first book of two treatises of government is a critique of Robert Filmer's book of Patriarcha. ये सही है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जॉन लॉक ने जो टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट लिखने हैं उसके 2 वॉल्यूम हैं। तो उसमें पहले में वो क्रिटिसाइज करता है किसको, रॉबर्ट फिल्मर की बुक जो है पैट्रियार्का, जिसमें एक्चुअली वो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं। तो उस के काउंटर में जॉन लॉक लिखते हैं फर्स्ट पार्ट किस बुक का, टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये सही है ये ऑप्शन। सेकंड, लॉक रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ इनेट आइडियाज़, ये भी सही है, क्योंकि जॉन लॉक बिलीव करता था टेबुलर रसा पर, या जिसको कहते हैं हम क्या ब्लैंक स्लेट पर। तो इस तरह से वो नहीं बिलीव कर रहा था कि इंसान जो है जो पैदा होता है तो उसके पास कोई इनेट आइडिया होता है, बल्कि वो बिलीव करते हैं कि मैन कम्स विद ए ब्लैंक स्लेट, विद ए क्लीन माइंड, विद ए ब्लैंक माइंड। थर्ड इज ही propound द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये सही नहीं है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की बात नहीं कर रहा था जॉन लॉक, रादर ही बिलीव्स इन लिबरलिज्म। वेलफेयर स्टेट की बात लेटर ऑन टी.एच. ग्रीन ने की या बाकी स्कॉलर्स ने की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एक्चुअली गलत है। नाउ मूविंग टू ऑप्शन नंबर 4, तो हाउस टॉक्स ऑफ लीगल राइटर्स व्हाइल लॉक टॉक्स ऑफ नेचुरल राइटर्स, ये सही है। तो इस तरह जो आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। लॉक ने प्रोपाउंड नहीं की कंसेप्ट या थियरी ऑफ वेलफेयर स्टेट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement of John Locke is incorrect? कौन सा ऑप्शन फॉलोइंग में से इनकरेक्ट हैं जॉन लॉक के मुतालिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉक डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज, बेशक ये सही है। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सिंपल एंड कम्प्लेक्स आइडियाज, ये भी सही है। ही वॉज एन एम्पिरिसिस्ट नॉट ए रेशनलिस्ट, ही वॉज एन एम्पिरिसिस्ट नॉट ए रेशनलिस्ट, ये भी सही है। ही रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ टेसिट कंसेंट, टेसिट कंसेंट को उसने रिजेक्ट किया, ये सही नहीं है, बल्कि ही बिलीव्स इन द टेसिट कंसेंट। रादर टेसिट कंसेंट जो है गवर्नमेंट की जो कंसेंट है, यानी कि लोगों की जो कंसेंट है फॉर अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट टू रिमेन इन पावर, वो मस्ट है। तो इस तरह से वो बिलीव करा था इस पर। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है, तो यही ऑड वन आउट हो जाएगा और ये इनकरेक्ट भी है। बाकी जो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, वो तीनों सही है, क्योंकि वो एम्पिरिसिस्ट था, रेशनलिस्ट नहीं था। सिमिलरली उसने कॉम्प्लेक्स और सिंपल आइडियाज़ में डिफरेंस बताई, और उसने बताया डिफरेंस के बारे में प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ के बारे में भी। So the right option for this particular MCQ will remain option number 4. Now moving to question number 7, which of the following statement cannot be attributed to John Locke? Following में से कौन सा statement John Locke ने नहीं कहा है? Option number first is reason in a man guides him not to harm others of his life, liberty and possession, ये सही है। तो जॉन लॉक कह रहे थे, तो एज पर जॉन लॉक इंसान के अंदर जो रेशनैलिटी है, रीज़न है, उस वजह से इंसान जो है ये दूसरों को हार्म नहीं करता है या उनको स्टील नहीं करता है लाइफ, उनकी लिबर्टी या उनकी प्रॉपर्टी को, ये सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, एज देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, ये सही है, क्योंकि जॉन लॉक बिलीव्स इन द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसे मैंने आपको इनिशियल पार्ट ऑफ लेक्चर में बताया कि जॉन लॉक बिलीव्स इन द लॉ, कि जहाँ पर लॉ होगा वहाँ पर ही लिबर्टी पॉसिबल है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, एट द बर्थ द ह्यूमन माइंड इज़ लाइक ए ब्लैंक स्लेट बट ही कॉल्ड इज टेबुलर रसा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए थिंकिंग मैन इज़ ए डिप्रेव्ड मैन, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ए थिंकिंग मैन इज़ ए डिप्रेव्ड मैन, कि जो इंसान सोचता है वही इंसान एक्चुअली डिप्रेव्ड है, ये उसने नहीं कहा है, ये एक्चुअली रूसो ने कहा है, बिकॉज रूसो वॉज एक्चुअली अगेंस्ट द रीज़न। जब इंसान के अंदर रीज़न आ गया, रूसो कहता है कि तभी से जो सिविलाइजेशन की जो स्पॉइलेज या सिविलाइजेशन की तबाही वो वहीं स्टार्ट हुआ, जब इंसान के अंदर रीज़न आ गया। मैन वाज बेटर टू बी अ नोबल स्लेव, नोबल सवेज और लाइक ए
ड्रम ड्रिवन कैटल इन द फॉरेस्ट, जैसे होता है एक ड्रम ड्रिवन कैटल, इस तरह से मैन भी अच्छा था बिफोर द एडवेंट ऑफ रीज़न। ये कौन कहते हैं? जीन जैकुस रूसो। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 4 हैं ये लॉक ने नहीं कहा है, बल्कि ये कहा किसने? रूसो ने। ए थिंकिंग मैन इज़ ए डिप्रेव्ड मैन, क्योंकि वो वॉज अगेंस्ट रीज़न। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये एक्चुअली रूसो ने कहा, ये जॉन लॉक ने नहीं कहा है, तो हम ये जॉन लॉक को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक और बुक्स रिटन बाय जॉन लॉक इज़ इनकरेक्टली मेजर्ड। तो जॉन लॉक के मुतलिक जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने बुक्स लिखी, तो आपको बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर मिसमैच है इसमें। तो किस पर्टिकुलर थिंकर ने एक बुक जो है वो नहीं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज जॉन लॉक चैंपियन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ग्राम फैला, ये सही है, ये ग्राम फैला ही ने एक्चुअली लिखी है। सेकंड इज रिथिंकिंग द इंटॉलरेंट लॉक, एलेक्स टकनेस, ये भी सही है, ये एलेक्स टक्स ने ही लिखी है रिथिंकिंग द इंटॉलरेंट लॉक। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉकस लिबरलिज्म और जॉन जरंट, और जॉन जरंट ने लिखी है लॉकस लिबरलिज्म, ये भी सही है क्योंकि लॉकस लिबरलिज्म और जॉन जरंट ने ही लिखी है। ऑप्शन नंबर 4, लॉक ऑन पीस एंड वॉर, माइकल वेल्जर, लॉक ऑन पीस एंड वॉर जो है ये माइकल वेल्जर ने नहीं लिखी हैं, ये बेसिकली लिखी हैं रॉबर्ट कॉक्स ने। रॉबर्ट कॉक्स एक अहम क्रिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, एक थिंकर, उन्होंने ये लिखी हैं लॉक ऑन पीस एंड वॉर, और माइकल वेल्जर ने नहीं लिखी हैं। बाकी जो 3 पहले ऑप्शंस हैं उनके जो मैचेस हैं राइट में स्कॉलर्स के, वो सही है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एक्चुअली मिसमैच हैं, वो सही नहीं दिए गए हैं, बल्कि लॉक ऑन पीस एंड वॉर जो बुक हैं ये लिखी है किसने? रॉबर्ट कॉक्स ने, लेकिन माइकल वेल्जर ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ लॉक डेलिब्रेट अबाउट 3 काइंड्स ऑफ पावर। लॉक ने 3 काइंड्स ऑफ पावर की बात की है, तो आपको बताना है कि फॉलोइंग किस बुक में लॉक ने बात की है उन 3 पावर्स की। जैसे जब बात करते हैं लॉक करते हैं बात किसकी? फेडरेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर की। तो आपको बताना है कि लॉक जो है वो फॉलोइंग किस बुक में उन 3 पावर्स की बात करता है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है ना, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एक्चुअली लॉक ने बात की है 3 काइंड्स ऑफ पावर्स की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव पावर्स की। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, which of the following rights does Locke connote under the right to property? राइट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली लॉक ने एक अम्ब्रेला टर्म की तरह इस्तेमाल किया अपनी राइटिंग्स में। तो आपको बताना है कि अंडर राइट टू प्रॉपर्टी लॉक ने किस किस राइट की बात की, किस किस और राइट की बात की। लॉक ने सिर्फ राइट ऑफ प्रॉपर्टी से सिर्फ राइट टू पोजीशन नहीं एक्चुअली बताने की कोशिश की, बल्कि उनने और 2 राइट्स भी इसके अंडर रखे। तो कौन कौन से और 2 राइट्स रखे उनने, वो आपको बताना पड़ेगा। The first is right to life, liberty and possession. Right to life. Second is right to liberty, equality and fraternity. Third is right to life, liberty and contract. Fourth is right to practice any faith, contest election and to pursue any profession. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पोजेशन, जिसको वो एक्चुअली नेचुरल राइट्स भी कहते हैं इन तीनों को, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू पोजेशन, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी रखता है जॉन लॉक किसके अंडर, किस हेडिंग के अंडर? राइट टू प्रॉपर्टी के हेडिंग के अंडर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही रहेगा। 1 सेकंड। So option number first will be right. Right to life, liberty and possession actually follows and the right to property as per John Locke. Now moving to question number 11. Which of the following statement is incorrect about Locke's social contract? Locke's social contract जो हैं उसके मतलब फॉलोइंग में से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 1, Locke's contract is the contract of everyone with every other, ये सही है। इन Locke's contract individuals surrender only right to interpret law of nature, ये भी सही है। Unlike Hobbes, Locke propounded a two-stage contract wherein government exists only as a fiduciary power, ये भी सही है। Locke's contract does not require consent from each generation, ये गलत है। लॉक कह रहा है कि हर किसी जनरेशन को कंसेंट देना पड़ेगा फॉर द कंट्रैक्ट देयर प्रेडिसेसर्स हैव एक्चुअली साइन इट बिफोर दैट। तो उनके जो प्रेडिसेसर्स थे उनने जो कंट्रैक्ट साइन किया है
तो जब नई जनरेशन आएगी तो उनको एक्चुअली क्या देना पड़ेगा, कंसेंट देना पड़ेगा, अपनी रजामंदी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंट्रैक्ट को, ताकि स्टेट को आगे हम ले जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये एक्चुअली रॉन्ग है, बिकॉज लॉक बिलीव्स दैट ईच generation must give consent to the contract their predecessors have signed in the history. So option number 4 is the right answer. Now moving to question number 12, which of the following statement is incorrect about locke? Locke gave negative functions to state. ये सही है क्योंकि locke ने negative functions of state दिए, उन्होंने बोला कि state जो है को maximum restraint observe करना चाहिए. So option number first is right. Moving option number second is according to Locke, state came to protect natural rights. ये भी सही है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की को हिफाजत देने के लिए स्टेट वजूद में आई अकॉर्डिंग टू लॉक, ये भी सही है. देयर इज स्कोप फॉर रेवोल्यूशन इन लॉक सोशल कंट्रेक्चुअल थ्योरी, बिल्कुल सही है. लॉक कह रहा है कि इंडिविजुअल्स रिवोल्ट कर सकते हैं अगर उनके नेचुरल राइट्स को सिक्योरिटी नहीं मिली, यानी अगर उनके नेचुरल राइट्स इंश्योर ना हो पाए तो दे हैव राइट टू रिवोल्ट. फोर्थ, लॉक स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री सोशल, ये गलत है क्योंकि प्री सोशल नहीं था, बल्कि लॉक बिलीव्स दैट मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज सोशल, he was rational, he was behaving like a rational being, a reasonable being. There was no lawlessness, there was no cutthroat competition, or there was no unlike Hobbes, who believed that the life in the state of nature was brutish, short and nasty. लॉक नहीं बिलीव कर रहे थे, लॉक बिलीव कर रहे थे कि स्टेट ऑफ नेचर जो था, यानी कि स्टेट के आने से पहले जो एरा था वो एक्चुअली पीसफुल था, तो प्री सोशल नहीं था. तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा जो इसके लिए पर्टिकुलर रहेगा आंसर, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4. लॉक स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री सोशल, वो प्री सोशल नहीं था बल्कि प्री पॉलिटिकल था. प्री सोशल नहीं था बल्कि प्री पॉलिटिकल था. अदर इट वाज सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, इट वाज नॉट प्री सोशल. ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसके लिए. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉक. लॉक के मतलब आपको बताना पड़ेगा कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉक स्टेट ऑफ नेचर वाज स्टेट ऑफ गुडविल, पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ये बात सही है. ही स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री सोशल, नहीं ये गलत है, प्री सोशल नहीं था, मैंने आपको अभी बताया प्री सोशल नहीं था बट वाज प्री पॉलिटिकल. मैन वाज लिविंग पीसफुली गाइडेड बाय लॉ ऑफ नेचर, ये भी सही है. मैन वाज एंजॉयिंग डिफरेंट राइट्स एज लॉ ऑफ नेचर रेगुलेटेड हिज बिहेवियर इन स्टेट ऑफ नेचर, ये भी सही है. लॉ ऑफ नेचर एक्चुअली उसके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा था कि हाउ ही शुड बिहेव पीसफुली और ही शुड बिहेव रेशनली विद द अदर फेलो बीइंग्स. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर 4 राइट है. ऑप्शन नंबर सेकंड आउट आउट हो जाएगा और यही इनकरेक्ट भी है. So for this particular MCQ, option number 2 will be the right answer. His state of nature was pre-political but not pre-social. Now moving to question number 14. By the term federative powers, John Locke meant. फेडरेटिव पावर से जॉन लॉक का क्या मतलब था, उसने एक्चुअली क्या मीनिंग ली बाय फेडरेटिव पावर्स. तो स्टेट्स पावर टू कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जिसको हम आज इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं या फॉरेन रिलेशंस कहते हैं, या स्टेट्स रिलेशन विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि स्टेट जो होते हैं इनके अंदर जो यूनिट्स होते हैं इनको हम स्टेट्स ही कहते हैं या प्रोविंस कहते हैं, उनके साथ रिलेशन. थर्ड, स्टेट जुडिशल पावर, स्टेट के अदलिया के पावर, जुडिशल पावर्स, या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. स्टेट के जो इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करने के पावर जो होते हैं, लॉक ने उसी को फेडरेटिव पावर्स कहा है. ठीक है, तो स्टेट्स पावर टू कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स और स्टेट्स पावर टू कंडक्ट रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. Now moving to question number 14. Which of the following limitation Locke put on right to own property? कौन कौन सी limitation Locke ने put की कि कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रख सकता अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस फेल करेगा, यानी कि अगर वो फॉलोइंग कंडीशन में किसी भी कंडीशन को एक्चुअली क्वालिफाई नहीं करेगा तो वो एक्चुअली डिजर्व नहीं करता है कि वो राइट टू प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रॉपर्टी पोजीशन को ओन करे. तो स्पॉइलेज लिमिटेशन, लेबर लिमिटेशन, सफिशिएंट लिमिटेशन. सेकंड, जेंडर लिमिटेशन, कल्टीवेशन लिमिटेशन, स्पॉइलेज लिमिटेशन. थर्ड, इनहेरिटेंस लिमिटेशन, लेबर लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन. फोर्थ इज पॉपुलर लिमिटेशन, प्राइस लिमिटेशन, प्राइस एंड पर्सनल लिमिटेशन. तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी लिमिटेशन लॉक ने लगाई किसी भी इंडिविजुअल पर
कि अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन 3 लिमिटेशंस को एक्चुअली ओवरकम ना कर पाया तो उसको कोई भी हक नहीं है कि वो अपने पास कोई पोजीशन या प्रॉपर्टी रख सके। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लॉ कह रहा है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को हक नहीं है कि वो स्पॉइल करे प्रॉपर्टी को, किसी भी इस तरह से किसी भी इंडिविजुअल को हक नहीं है कि वो लेबर अगर उसमें पुट नहीं करता है, अपनी स्वेट उसमें मिक्स नहीं करता है विद दैट वर्क, विद दैट पर्टिकुलर वर्क, तो उसको भी हक नहीं है वो पर्टिकुलर पोजीशन ओन करने का। थर्ड सफिशेंट लिमिटेशन, कि अगर उसके पास सफिशेंट है तो वो उसको फिर दूसरों को देना चाहिए। तो these are actually 3 limitations which law put us actually on the right to property. So the option number first हमारा सही रहेगा, option number first. Now moving to question number 15. In his work A Letter Concerning Toleration 1689, Locke pictured for tolerance towards all subjects, towards all nationals, yes citizens except. लॉक ने अपनी वर्क की ए लेटर कंसर्न टॉलरेशन जो उन्होंने 1689 में लिखी, कहा कि हमें बर्दाश्त होना चाहिए, हमें टॉलरेंस दिखाना चाहिए टुवर्ड्स ऑल एक्सेप्ट किन के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटेस्टेंट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड एथिस्ट्स, ऑप्शन नंबर फोर थर्ड ज्यूज, ऑप्शन नंबर फोर मुस्लिम्स। यानी कि लॉक बिलीव नहीं कर रहा था कि हमें एक पर्टिकुलर क्लास की तरफ कोई टॉलरेशन दिखानी चाहिए। एथिस्ट्स का राइट आंसर, लॉक डज नॉट बिलीव दैट वी शुड एक्चुअली टॉलरेट एथिस्ट्स। लॉक एथिस्ट्स को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। For question number 15, the answer will be option number second, atheists. Now moving to question number 16. By putting some restrictions on legislative powers of state, which of the following thinkers hold that Locke had no theory of sovereignty at all? The true sovereign of civil government is the individual. Following में से किसने कहा, क्या कहा कि Locke had no theory of sovereignty at all? The true sovereign of civil government is the individual. ट्रू सॉवरन जो है वो कौन है, वो इंडिविजुअल है। लॉ की कोई थ्योरी ऑफ सॉवरन नहीं है एट ऑल। ये किसने कहा है, एक्चुअली कहा है किसने, ऑप्शन नंबर सेकंड सी इवान ने। तो सी इवान ने एक्चुअली कहा है कि लॉ की कोई थ्योरी ऑफ सॉवरनिटी नहीं है, बल्कि जो ट्रू सॉवरन है सिविल गवर्नमेंट का वो खुद इंडिविजुअल है, एक आम नागरिक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सी इवान। Now moving to question number 17. Who among the following thinkers dubbed Locke as an ideologue of possessive individualism and a representative of spirit of capitalism? तो मैंने आपको बताया कि लॉक ने बहुत ज़्यादा जोर दिया राइट टू प्रॉपर्टी पर, तो इसीलिए हम उनको कहते हैं फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी। तो फॉलोइंग थिंकर्स में किसने बताया कि लॉक जो है लॉक जो है वो एक आइडियोलॉग था किसका, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का, और रिप्रेजेंटेटिव था किसका, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का। तो ये कहा किसने, C.B. मैकफरसन ने ये कहा कि लॉक क्या था, लॉक वाज एक्चुअली चैंपियन ऑफ पोजिटिविज्म एंड द चैंपियन ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 goes, who is the author of the work The Political Thought of John Locke? Political Thought of John Locke किसने लिखा है फॉलोइंग में से, माइकल ऑक्सफोर्ड, जॉन डन, कार्ल पॉपर, रिचर्ड एशले। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज जॉन डन। जॉन डन ने एक्चुअली ये बुक लिखी है, बुक क्या है, Political Thought of John Locke. So option number second is the right answer. Now moving to question number 19. Who among the following thinkers declared Locke as prince of individualists? Following में से किस थिंकर ने लॉक को प्रिंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट्स करार दिया? The options are Immanuel Kant, J.W. Watkins, Leo Strauss and C. Ivan. तो आपको बताना पड़ेगा कि किसने जॉन लॉक को कहा प्रिंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर इज अगेन सी इवान। सी इवान ने ही कहा है क्या, लॉक को प्रिंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट्स, क्योंकि लॉक बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था किस पर, इंडिविजुअल राइट्स पर या इंडिविजुअलिज्म पर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20. पोस्ट मॉडर्न बर्जुआजी लिबरलिज्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स? एक होता है बर्जुआजी लिबरलिज्म, यानी कि जो लॉक ने दिया था, एक है पोस्ट मॉडर्न बर्जुआजी लिबरलिज्म। तो आपको बताना पड़ेगा कि पोस्ट मॉडर्न बर्जुआजी लिबरलिज्म जो है ना, पोस्ट मॉडर्न बर्जुआजी लिबरलिज्म, ये किस थिंकर से एसोसिएट हैं फॉलोइंग में से, पोस्ट मॉडर्न बर्जुआजी लिबरलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ रिचर्ड रॉटी। रिचर्ड रॉटी ने एक्चुअली ये कंसेप्ट दिया है, क्या दिया है, पोस्ट मॉडर्न बर्जुआजी लिबरलिज्म का। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया ये पर्टिकुलर वीडियो अबाउट जॉन लॉक। इसमें हमें इनिशियली कुछ जॉन लॉक के बारे में ब्रीफली जाना, उसके बाद उसकी कुछ एमसीक्यूज इवालुएट किए। तो अगर आपको किसी भी तरह से ये पर्टिकुलर वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक माय वीडियोस, डू सब्सक्राइब माय चैनल।
because you are subscribing my channel or liking my videos, writing a comment below in the comment section helps me a lot to grow, because it encourages me a lot. With that, keep preparing. See you in the next video.